हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो अभी सब लोग? बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो दिस इज द सेकंड सेशन ऑफ रेडिएशन। लास्ट क्लास में हमने रेडिएशंस को डिफाइन किया था। आज उसके बेसिस पे जो भी लॉज हैं हम लोग उनको पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर, और ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। चलिए रेडिएशन के अगले पार्ट की चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है ना, इट इज एट सम टेम्परेचर टी। सो वो रेडिएशंस को एमिट करे जा रही है, वो हीट एनर्जी को एमिट कर जा रही है, रेडिएशंस को एमिट करे जा रही है। अब जो रेडिएशंस आ रही हैं इंफ्रारेड में, जो कि हीट निकल रही है, उसमें रेंज है वेवलेंथ्स की, राइट। इंफ्रारेड हैज अ रेंज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब किस वेवलेंथ की कितनी इंटेंसिटी वगैरह आ रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑलराइट, चलिए तो हेडिंग लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। ओके, तो एक ग्राफ ड्रॉ करा गया। कैसा ग्राफ? कहा गया कि मान लो कि अपने पास एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर है T, तो उससे डिफरेंट इंफ्रारेड रेज बाहर आ रही हैं, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। ठीक, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो जब इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ का ग्राफ, इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ का ग्राफ वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बनाया गया, तो ग्राफ कुछ ऐसा आया कि देयर विल बी अ पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम दिखाई देगी। बाकी वेवलेंथ्स की लाइट भी निकल रही होंगी लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम होगी एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर T। क्या यह समझ में आया? सो दिस ग्राफ टेल्स अस दैट, फर्स्ट पॉइंट, द इंटेंसिटी increases with wavelength, reaches a peak and then decreases। यही बता रहा है। अरे हाँ कि ना? सेकंड पॉइंट, ये ग्राफ क्या बता रहा है? अ बॉडी emits radiations with all the wavelengths, जो भी इंफ्रारेड रीजन में फॉल कर रही हैं, सारी वेवलेंथ से जो इंटेंसिटी है वो आ रही है। ऑलराइट, थर्ड, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर there is a wavelength lambda naught whose intensity is maximum। कि कोई ऐसी वेवलेंथ होगी जिसकी लाइट सबसे ज्यादा चमकती हुई आ रही होगी किसी बॉडी से एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी विल डिक्रीज। लेट्स से दिस इज लैम्डा 1, दिस इज T1, दिस इज T2। द टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड। सेकेंड ग्राफ इज फॉर इंक्रीज टेम्परेचर बट द मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ डिक्रीजेस। सो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो इंटेंसिटी तुम्हें सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है वो अब कम वेवलेंथ की होगी। एंड दिस लॉ, दिस थिंग इज बीइंग रिप्रेजेंट बाय वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहले यहां तक सब कुछ लिख लिया। फोर्थ पॉइंट, इसका एरिया तुम्हें क्या बताएगा? इसका एरिया तुम्हें बताएगा टोटल इंटेंसिटी कमिंग आउट ऑफ द बॉडी। area under graph tells us
टोटल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, कि टोटल इंटेंसिटी कितनी एमिट हो रही है, वो टोटल इंटेंसिटी इसका एरिया बताता है अपने को। क्या ये बातें समझ में आई? छोटी छोटी पक्का छापो। छाप लिया? ओके। अब अगर मैं एरिया की थोड़ी सी और चर्चा करूं तो जो इसकी इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर 4 होती है। इट मींस अगर मैं टेम्परेचर डबल कर दूं तो एरिया 16 गुना हो जाएगा। द टोटल इंटेंसिटी कमिंग आउट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन्स। क्या इतनी बात अपने को चमक रही है? बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी नाइस। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। मैंने क्या कहा था कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है वो घट जाएगी। इट सेज दैट लैम्डा मैक्स, इट इज नॉट द मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज द वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, हेंस वी नेम इट एज लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स इनटू टी इज कांस्टेंट and this constant has a value of 2.89 into 10 raised to power minus 3 and its unit will be Kelvin meters। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। 2.89 into 10 raised to power minus 3, this is the value। अब मान लो कि अपने को, तुमने सुना होगा कि जो साइंटिस्ट हैं वो दूर पड़े किसी स्टार का टेम्परेचर बता देते हैं। कैसे भाई? स्टार से बहुत सारी लाइट आ रही हैं तो अपने पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हम लोग ये पता कर लेते हैं कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट मैक्सिमम आ रही है, ये पता कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, इस वेवलेंथ की लाइट मैक्सिमम आ रही है और यहां से अपने को उसका टेम्परेचर पता चल जाता है। बिकॉज वी नो दिस, इफ वी नो दिस वी कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ डिस्टेंट स्टार। क्या ये बात पल्ले पड़ी? चमका, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब हम लोग ये पता करते हैं कि एक बॉडी में से जिसका कुछ टेम्परेचर T है, इससे कितनी पावर बाहर आ रही है, कितना रेडिएशन बाहर आ रहा है, एंड दैट इज बीइंग कवर्ड इन स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ हमने क्या कहा अभी अभी कि जो इंटेंसिटी होती है लाइट की दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर 4। क्या ये बात सही? बिल्कुल सही बात। अगर मैं चर्चा करूं कि इसका जो रेडिएशन एरिया है या सरफेस एरिया है वो A है, सरफेस एरिया इज A, तो हम लोग कह देंगे कि भाई जो पावर बाहर आ रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू टी रेज़ टू पावर 4, बिकॉज पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। ये जो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा दैट इज सिग्मा। दिस सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 ऐसा यूनिट्स। ठीक, तो ये आई पावर। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बॉडी एक ब्लैक बॉडी हो, उसका कुछ जो एमिशन हो सकता है वो कुछ डिफरेंट हो सकता है। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई E। E is what? Emissivity of any general body. So the power by any general body is A sigma T raised to power 4. This is the radiated power by any body. A sigma T raised to power 4, where E will be less than equal to 1. Equal to 1 for black bodies and for other bodies it is less than 1. So क्या ये बात चमकी? A sigma T raised to power 4 is the radiation power emitted. अगर एनर्जी निकालनी है तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एनर्जी रेडिएटेड आ जाएगी। क्या ये चमका? पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार। छापो इसको, छापा, वेरी नाइस। चलिए आगे की बात सुनिए। मान लो कि अपनी एक बॉडी है, कुछ T0 टेम्परेचर पर है, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है, तो इसके साथ क्या हो रहा होगा? ये रेडिएशन एमिट भी कर रही है और बाहर की रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रही है। अरे सन्नाटो, एटमॉस्फेयर भी तो हीट एनर्जी इसको सप्लाई कर रहा होगा। तो जो नेट रेडिएशन पावर होगी, नेट रेडिएशन पावर होगी वो आएगी E सिग्मा T रेज़ टू पावर 4, T0 रेज़ टू पावर 4 जो एमिट माइनस एब्जॉर्ब्ड, E सिग्मा
Ts raised to power 4. Hence the net radiation emitted is EA sigma T04 minus Ts4. तो अगर तुम्हारा सराउंडिंग और बॉडी का टेम्परेचर सेम है देन यू आर नॉट एमिटिंग एनी नेट रेडिएशन, राइट। अगर बाहर ज्यादा गर्मी है, बॉडी ठंडी है, तो तुम गर्मी अंदर को लोगे। अगर बाहर ठंड है, तुम्हारी बॉडी गर्म है, तो नेट लॉस होगा हीट का। क्या ये बात चमकी? पक्का। अब जब हम लोग सर्दियों में बाहर बैठ जाते हैं धूप में, तो धूप में बैठने से क्या होता है कि सराउंडिंग से भी तुम्हारे अंदर हीट आती है, जिसके कारण नेट पावर लॉस कम हो जाता है। तुम्हें पता है कि हम लोग इतनी रेडिएशन एमिट करते हैं ठंड में कि हम 100 वाट का बल्ब जगा दें। समझ रहे हो? अरे 100 वाट का बल्ब तो मैं अपनी हीट से जगा दूं, इतनी रेडिएशन एमिट करते हैं, इतनी हीट लॉस होती है अपनी बॉडी से। समझ में आ रही बात? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। चलो, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज पावर और आई कैन से इट एज dq बाय dt। अब कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, ये टेम्परेचर T पे है, ये टेम्परेचर T पे है, इसका रेडियस 2 आ रहा है, इसका रेडियस R है, तो ये कितनी जल्दी ठंडी होगी? कौन जल्दी ठंडी होगी? जब भी ठंडे होने की बातचीत होती है ना, तो ठंडा हम लोग कैसे मानते हैं कि टेम्परेचर घटना। अरे टेम्परेचर घटने को ठंडा मानते हैं। यहां पे तो टेम्परेचर के घटने की कहीं चर्चा ही नहीं हो रही। और लेकिन हम लोग किसी भी बॉडी के लिए Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T ये लिख देते हैं। अरे हाँ कि ना? सो dq बाय dt इज इक्वल टू ms dt बाय dt। This is the rate at which the temperature is decreasing. So if I equate these two, I can say EA sigma T raised to power 4 minus Ts raised to power 4 is equal to ms dt by dt. अब यहां पे मास, एरिया वगैरह वगैरह रख के मैं पता कर सकता हूं कि किस बॉडी का dt by dt ज्यादा है, कौन ज्यादा जल्दी से ठंडे हो रही है। लेकिन दिस इज द ठंडा होना ओनली ड्यू टू रेडिएशन, बिकॉज हम लोग सिर्फ रेडिएशन की चर्चा कर रहे हैं, ओनली ड्यू टू रेडिएशन। लेकिन एक बॉडी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों मोड से भी ठंडी हो सकती है, उसकी चर्चा बाद में करते हैं। यह ठंडा होना सिर्फ रेडिएशन के कारण बताया गया है। क्या ये बात चमकी अपने को? अब जिसका मास ज्यादा होगा वो धीरे ठंडी हो रही होगी, जिसका एरिया ज्यादा होगा वो तेजी से ठंडी हो रही होगी। ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी भी चीज को ठंडा करना हो तो फैला देते हैं, है ना, कि भाई तुमने ठंडा करना है, फैला दो इसको, बड़े आराम से ठंडा हो जाए। क्यों? हम लोग एरिया बढ़ा देते हैं फैला के। अगर एरिया बढ़ गया तो dt बाई dt बढ़ जाएगा। अब अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी है ना, उसका मास बहुत ज्यादा है, उसको ठंडा करने में ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो dt बाई dt कम हो जाएगा, वो ठंडा धीरे धीरे होगी। अब कोई थोड़ा सा मास है तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगी। सो सारे फैक्टर्स हम लोग यहां से पता कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? पक्का, वेरी नाइस, छाप दो इसको। चलिए, मान लो कि ये मार्कर है, इसका कुछ टेम्परेचर है, इसको ठंडा होना है ना। ये अपनी हीट मेरे हाथों में दे सकता है तो कंडक्शन से ठंडा हो गया। ये अपनी हीट रेडिएट कर सकता है तो रेडिएशन से ठंडा हो गया। ये अपनी हीट हवा को दे सकता है, अरे हाँ कि ना, हवा को दे सकता है तो भी कंडक्शन से ठंडा हो गया। सो डिफरेंट डिफरेंट मोड से एक साथ भी ठंडे हो सकते हैं। अच्छा, फिर उसके ठंडे होने का रेट कैसे डिफाइन होगा? वो अपने न्यूटन साहब ने डिफाइन किया, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये साहब कहते हैं कि मान लो कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T एंड दिस इज Ts, तो द ठंडा होने का रेट ड्यू टू ऑल द थ्री मोड्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर T माइनस Ts। ये कहते हैं न्यूटन साहब। समझ में आई बात? कि भाई जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ठंडा होने का रेट क्या है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा इधर उधर करूं तो मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लेता हूं कुछ k इंटू टी माइनस Ts। मान लो कि एक बॉडी को T1 से ठंडा होके या T2 से ठंडा होके T1 तक पहुंचना है, ठीक है। सराउंडिंग का टेम्परेचर इज फिक्स Ts, तो मैं dt को उधर ले जाता हूं। अब मुझे पता करना है कितने टाइम में ठंडा होगा। इंटीग्रेशन का साइन, टाइम 0 से लेके t तक,
टेम्परेचर T2 से लेके T1 तक। क्या ये बात चमकी? कर दो इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? देखो ये तो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर आएगा लेफ्ट साइड, तो इसको लेफ्ट साइड लेके आओ पहले। dt डिवाइड बाय T माइनस TS इंटीग्रेशन इज इक्वल टू K dt इंटीग्रेशन 0 से लेके T तक, T2 से लेके T1 तक। सही बात है। अच्छा और सुनो, ये dt नेगेटिव है। अरे टेम्परेचर घट रहा है, हाँ कि ना? नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए एक माइनस साइन और लगाना पड़ेगा बिकॉज वो नेगेटिव है। अरे क्या ये बात चमकी? पक्का, वेरी गुड। तो इसको करो इंटीग्रेशन, इसका आएगा ln T माइनस TS T2 से लेके T1 तक इज इक्वल टू माइनस KT। इज इट राइट? तो इसको थोड़ा सा वैल्यू पुट करेंगे, ln T1 माइनस TS डिवाइड बाय T2 माइनस TS इज इक्वल टू माइनस KT। ई रेज टू पावर में ले जाते हैं, T1 माइनस TS डिवाइड बाय T2 माइनस TS इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस KT। थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट, सो ये आ जाएगा T1 इज इक्वल टू TS प्लस T2 माइनस TS ई रेज टू पावर माइनस KT। सो दिस इज T1। मैंने सही लिखा? हाँ, लग तो सही रहा है। अरे लग तो सही रहा है। सो दिस इज द टेम्परेचर जो कि T टाइम बाद टेम्परेचर T2 से यहां तक पहुंच जाएगा। बेसिक लॉ इज दिस। समझ में आई बातें? सो फाइनल टेम्परेचर इज सराउंडिंग टेम्परेचर प्लस द T2 माइनस TS ई रेज टू पावर माइनस KT। अब इसमें ना हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं। कैसे? कि मान लो 90 से 89 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए तुम्हें 10 सेकंड लगते हैं, तो भाई साहब 88 से 87 आने में कितना टाइम लगेगा? अब ये जो डेल्टा टी बहुत छोटे छोटे हैं, इसके लिए हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं। क्या अप्रोक्सीमेशन करते हैं देखते हैं, बताता हूं मैं तुम्हें। पहले ये मिटा लूं, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, ट्रू फॉर्मूला, ठीक है? मिटा लूं इसको, ओके। अब हमने कहा भाई dt बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस TS, ठीक है? ये तो डिफरेंस इन टेम्परेचर हो गया, ठीक है? मैं डिफरेंस इन टेम्परेचर लिख देता हूं, T फाइनल माइनस T इनिशियल, और नीचे हो गया टाइम, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इक्वल टू सम K। ये टेम्परेचर कौन सा लूं, इनिशियल वाला या फाइनल वाला? एवरेज ले लो दोनों का, T1 और T इनिशियल प्लस T फाइनल डिवाइड बाय 2 माइनस TS। तो जब भी ये डेल्टा बहुत छोटे हो, वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर। ऑलराइट, हैव यू गॉट द थिंग? पक्का समझ में आई बातें? सो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो विद दिस अपना ये वाला चैप्टर डन होता है। नीचे असाइनमेंट है तुम्हारे लिए, क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट में विद रिलेटेड टू दिस रेडिएशन पार्ट, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में KTG शुरू करेंगे। ऑलराइट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स, और दिस चैप्टर इज डन। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस चैप्टर। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। हाँ सन्नाटो, तो जो सन्नाटे नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी बजाएं, ठीक है? चलिए फिर पढ़ाई करो, मजे से असाइनमेंट करो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, सी यू, बाय बाय।